नमस्कार दोस्तों, आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं बॉटनी बाला में एक बार फिर से बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के टैट और टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के एग्ज़ाम की, टीजीटी जैसे एग्ज़ाम की या केवीएस और एनवीएस के रेप्यूटेड टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें जिनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। आज के क्वेश्चन एचपीटैट नवंबर 2021 में आए क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the plant growth hormone is recognized by Japanese scientist? तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो एक जापानीज साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसको जापानीज साइंटिस्ट याबुता और सुमुकी ने रिकॉग्नाइज किया था। ऑक्सिन को रिकॉग्नाइज किया था, वेंट ने इसको आइसोलेट किया था और उन्होंने ही ऑक्सिन नाम जो है वो कॉइन किया था। जब हम जिब्रेलिन की बात करते हैं तो इसको जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया था और राइस फील्ड में ये कुछ उन पौधों में हमें देखने को मिलता था जिसमें बहुत ज़्यादा इलोंगेशन जो है वो शूट की हो गई थी। एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन ये भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ऐसे केमिकल हैं जो बहुत कम अमाउंट में प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। सिर्फ ग्रोथ से अगर हम ये कहें कि सिर्फ लेंथ को या सेल डिवीजन को नहीं, वैसा नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को ये ग्रोथ हार्मोन्स अलग अलग तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑक्सिन की बात करें और इसके कुछ टिपिकल जो फंक्शन है उनकी अगर हम बात करें तो ऑक्सिन में ये सबसे पहले करता है एपिकल डोमिनेंस, और दूसरा अगर इसमें बात करें तो ये रूटिंग हार्मोन जो हैं वो ऑक्सिन को कहा जाता है, ऑक्सिन, ठीक है। और ये ग्रोथ प्रमोट करता है, ग्रोथ की प्रमोशन ये करता है। फ्लावरिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पार्थेनोकार्पी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और हर्बिसाइड्स जो हैं वो भी बहुत सारे ऑक्सिन, जैसे 2,4-D पूछ लिया जाता है तो ये एक हर्बिसाइड है। इसको जो अनवांटेड वीड्स हैं उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है फील्ड्स में। अगर जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन्स जो हैं ये प्लांट में लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और मेन जो है ये काम करते हैं बोल्टिंग का। बोल्टिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो साग होता है, सर्दियों में हम साग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो साग शुरू में क्या है, बहुत ज़्यादा पत्ते जो हैं वो इसमें इस तरह से होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग से ठीक पहले ये जो पत्तों का एक झुंड जो सिर्फ ज़मीन के साथ साथ लगा हुआ होता है, यहाँ से एक बहुत लंबी शूट निकलती है, ये पत्ते दूर दूर हो जाते हैं और फिर इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। दिस इज़ द इलोंगेशन ऑफ शूट जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, जिब्रेलिन्स की वजह से होता है। शुगर केन में जो गर्थ का डेवलपमेंट है वो भी इसी जिब्रेलिन की वजह से होता है। एप्पल के फ्रूट को एक प्रॉपर लेंथ अगर प्रोवाइड करवानी है तो जिब्रेलिन की स्प्रे की जाती है। और भी जिब्रेलिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं प्लांट्स के केस में। अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये ग्रोथ को प्रमोट तो नहीं करता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको रिटार्ड करता है ग्रोथ को। तो सेनिसेंस, ठीक है, बुढ़ापा जो पेड़ पौधों में आएगा वो एब्सिसिक एसिड की वजह से आता है। लीफ का जो फॉल है, फ्रूट का जो फॉल है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है।
और इस एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन इसको कहा जाता है। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा उसमें भी हेल्प करता है। डॉर्मेंसी, जो बट की डॉर्मेंसी होती है, उसमें एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो ये भी ग्रोथ प्रमोटर है और मेन इसका काम क्या होता है, सेल डिवीजन का इसका काम होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। स्कूक और मिलर ने इसको ढूंढा था। टिश्यू कल्चर में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा एक और जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन या पीजीआर रेगुलेटर, अगर हम इसको कहें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो रह गया, जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन। और इथाइलिन को हम राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा है फ्रूट की राइपनिंग में। क्लिमैक्टिक जो फ्रूट्स होते हैं उनके राइपनिंग में इथाइलिन का रोल बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल कौन से हैं क्लिमैक्टिक फ्रूट्स के? इसमें आते हैं हमारे पास बनाना और पपाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, तो पोटैटो की जो आइज होती हैं वो किस लिए यूजफुल है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि जो आई ऑफ पोटैटो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करती हैं। आलू होते हैं, आलू में कुछ इस तरह से छेद जो हैं वो आपने देखे होंगे। ये क्या है? आइज ऑफ पोटैटो होती हैं। बेसिकली अगर ये जो पोटैटो है इसको हम ट्यूबर कह रहे हैं, विच इज़ मॉडिफाइड राइजोम, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है ये। तो यहाँ पर ये जो आइज होती हैं वह कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और ये एडवेंटिशियस बड्स होते हैं। एडवेंटिशियस बड्स कौन से होते हैं? एडवेंटिशियस बड ऐसे बड्स होते हैं जो नॉर्मल स्टेम के ऊपर, नॉर्मल शूट के ऊपर ग्रो नहीं कर रहे हैं। वो या तो लीफ के ऊपर ग्रो करते हैं जैसे ब्रायोफाइलम के ऊपर, या रूट्स के ऊपर ग्रो करेंगे जैसे गुआवा का जो प्लांट है उसकी अगर जड़ को काट दिया जाए तो वहाँ से एक नया प्लांट जो है वो उगाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो रूट है वहाँ पर एडवेंटिशियस बड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या ये एडवेंटिशियस बड्स जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो आइज ऑफ पोटैटो है ये क्या है? ये बड्स हैं और ये नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं नोड को, ठीक है। और जब आलू को बीजना होता है, आलू की जब बिजाई सोइंग होती है तो हम कैसे करते हैं? इन बड्स को अलग अलग काट देते हैं। मतलब अगर इस आलू के 2 हिस्से करने हैं तो दोनों हिस्सों में हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर वो बड्स प्रेजेंट हो जहाँ से नया पौधा जो है वो स्प्राउट करेगा, जर्मिनेट करेगा। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात हो रही है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये मेनली हम बात करते हैं जैसे एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लोअर एनिमल्स में, उसमें बात करते हैं। और प्लांट्स में जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। अब ये क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं हो रही है, इसमें मेल और फीमेल जैसे 2 पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, बल्कि जो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हीं को ही कट किया जा रहा है। वहीं से कुछ बड्स निकल रही हैं जो प्रोपेगेट करती हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। प्रोपेग्यूल्स, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? राइजोम्स, सक्कर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स, बल्ब्स, कॉर्म्स, ये सारे क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं इन प्लांट्स जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। The eyes of potato are useful for vegetative propagation. Next question देखते हैं। Lac is produced from. Lac एक resinous substance है और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? क्या ये एक ट्री से प्रोड्यूस होता है, ये इंसेक्ट से, एक कैट से, या किसी में से भी नहीं? तो ये कैट से भी नहीं होता है, ये ट्री से भी नहीं होता है, बल्कि ये इंसेक्ट जो हैं इस लाख को प्रोड्यूस करते हैं। लाख जिसे कहते हैं,
ज़रूर ये रेजिनस सब्सटेंस है, लेकिन ये रेजिनस ट्री से ऑब्टेन्ड नहीं होता है। तो जो इंसेक्ट है लाख का, उसको कहा जाता है कैरिया लाका। ये इंसेक्ट है जिसको लाख इंसेक्ट कहा जाता है। और इस कैरिया लाका के जो फीमेल्स इंसेक्ट होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, वो इस रेजिन को प्रोड्यूस करती हैं और फिर इस लाख को रिफाइन किया जाता है, शेलेक इससे बनाया जाता है और उसको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लाख की फार्मिंग भी की जाती है जिसको लाख फार्मिंग कहा जाता है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो लाख के अलावा हम और इंसेक्ट्स को भी ग्रो करते हैं, रियर करते हैं, स्पेशली ग्रो नहीं करते, पालते हैं। जैसे मधुमक्खी का पालन होता है जिसको हम एपीकल्चर कहते हैं, हम सिल्क के लिए ग्रो करते हैं। हम सिल्क के लिए बॉम्बेक्स मोरी करके एक इंसेक्ट होगा, उसको ग्रो करते हैं और उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। हम पिस्सीकल्चर करते हैं। पिस्सीकल्चर में बेसिकली हम जो फिशेस हैं उनको ही रियर करेंगे, ब्रीड करेंगे, उनका ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। और एक एक्वाकल्चर आता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पिस्सीकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या है? एक्वाकल्चर में जो फिशेस हैं उनके साथ साथ जो भी वाटर बॉडी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हैं, जिसमें क्रस्टेशियंस आ सकते हैं, मोलस्क आ सकते हैं, वैरायटी ऑफ एल्गा हैं वो भी आ सकती हैं, तो उनको भी कल्चर वहाँ पर किया जाता है, रियर किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है और वहाँ से इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये एक्वाकल्चर है। यहीं से अगर हम ट्री को देखें तो ट्रीज़, बहुत सारे अलग अलग किस्म के ट्रीज़ को कल्टीवेट करना किसी एक लैंड में, उसको हम आर्बोरिकल्चर कहते हैं। आर्बोरिकल्चर और जिस लैंड पे उसको ग्रो किया जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो उस प्लेस को आर्बोरेटम कहा जाता है। आर्बोरेटम, ठीक है। ये तो आर्बोरिकल्चर है, ट्रीज का कल्टीवेशन। दो कॉन्सेप्ट और हैं, एक है सिल्वीकल्चर और एक है फॉरेस्ट्री। सिल्वीकल्चर क्या है? आर्टिफिशियल तरीके से एक फॉरेस्ट बनाना। आप कमर्शियल पर्पस के लिए आपने बहुत सारे पेड़ को एक भूभाग पे लगा दिया, एक ही किस्म के पेड़ हैं, जैसे पॉपुलर के जो पेड़ हैं उनको आपने एक जगह लगा दिया। क्या मोटिव है उनको लगाने का? उनका मोटिव है कि आने वाले टाइम में आप उनको कट करोगे, उनसे जो लकड़ी है उनको निकालोगे और उसका जो पल्प है उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करोगे, तो दैट इज सिल्वीकल्चर। ठीक है, आप मैनेजमेंट कर रहे हो सिल्वीकल्चर में, बहुत सारे एक मैन मेड फॉरेस्ट आपने बनाया हुआ है, उसको मैनेजमेंट कर रहे हो, उसके एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, उस पर्टिकुलर जो ट्रीज़ जो आपने वहाँ पर लगाए हुए हैं उनके हेल्थ एंड क्वालिटी को चेक कर रहे हो टाइम टू टाइम, दैट इज सिल्वीकल्चर। लेकिन फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री में भी बहुत सारे पेड़ हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, उन पेड़ के साथ वहाँ पर स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी है। आप उस बायोडाइवर्सिटी को, यानी नेचुरल कंडीशन में जो वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उनको आप मैनेज करते हो, उनकी ग्रोथ और हेल्थ के स्टेटस को आप रेगुलरली मॉनिटर करते हो, तो वो क्या है? फॉरेस्ट्री। इन ए नटशेल सिल्वीकल्चर जो है वो एक आर्टिफिशियल ट्रीज़ जो आपने प्रोपिगेट किए हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, उनको आप रियर करते हो, और फॉरेस्ट्री में आप जो नेचुरल हैबिटेट है किन्हीं भी ट्रीज़ का या फॉरेस्ट का, उसको आप क्या करते हो? मैनेजमेंट उसका करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड। अच्छा, वर्टिब्रेट एनिमल्स जो क्रीप करते हैं
रेंगते हुए जो चलते हैं। रेंगते हुए आपको सांप नज़र आया होगा, और सांप जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? रेप्टाइल्स में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से एक बार एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एनिमल किंगडम जो है उसको हमने नहीं, जो भी जिन्होंने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया है उन्होंने उसको 11 फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। और ये 11 फाइलम कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कहेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अभी यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। कॉर्डेट्स में कुछ एक को छोड़कर, तो हम यहाँ पर कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को फर्दर देखते हैं। अदरवाइज ये सारे कैसे हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। कॉर्डेट्स की जो कॉर्डेटा फाइलम है, 11th फाइलम, इसको अगर हम देखें तो कॉर्डेटा फाइलम जो है इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है यूरोकॉर्डेट, एक है सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट मतलब जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेट जिनके हेड में स्नाउट तक यानी टिप ऑफ द नोज तक जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, सिफेलोकॉर्डेट्स। और थर्ड होते हैं वर्टिब्रेट्स जिनमें जो नोटोकॉर्ड है वो किसके थ्रू रिप्लेस हो गई है? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो गई है। तो वो एनिमल्स कैसे होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये कॉर्डेटा में, ठीक है, कॉर्डेट्स के बीच में एक सब फाइलम है वर्टिब्रेट्स। अब हम वर्टिब्रेट्स की नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन देखें, सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। वर्टिब्रेटा के 2 सेक्शन हैं, और वो 2 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला सेक्शन है गनैथोस्टोमा और दूसरा है एगनैथा। ठीक है, एगनैथा कैसा है? जॉलेस फिशेस इसमें आती हैं, और गनैथोस्टोमा में हर वो ऑर्गेनिज्म आएगा जिसके जॉ जो हैं, ठीक है, हमारे दांत के नीचे जॉ जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जॉ जहाँ पे प्रेजेंट होगा वो गनैथोस्टोमा में है, और जिनमें जॉ एब्सेंट होता है वो एगनैथा में आता है। सॉरी। अब गनैथोस्टोमा की अगर हम बात करें तो इसकी 2 सुपर क्लास है। इसमें एक सुपर क्लास आती है पाइसिस और दूसरी आती है टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसिस मतलब फिशेस और टेट्रापोडा का मतलब क्या है? हर वो एनिमल जिसमें 4 लेग्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, 4 लेग्स नहीं, 4 लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो पाइसिस में हमारे पास 2 तरह की 2 क्लासेस हैं। पाइसिस में मछलियों की 2 क्लासेस हैं। एक बोनी फिशेस की है जिसको हम ऑस्टिकथीस कहते हैं, और दूसरी कार्टिलेजिनस फिशेस की है। और कार्टिलेजिनस फिशेस को हम कॉन्ड्रिक्थीस कहते हैं। कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है, ये 2 क्लासेस हैं किसकी? पाइसिस की। और दूसरी जगह अगर हम देखें, जो टेट्रापोडा है इसमें 4 क्लासेस आती हैं। टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है इसमें 4 क्लासेस आती हैं। कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और ममेलिया। एम्फीबिया जिनके पास लैंड और पानी में दोनों में रहने की क्षमता है, दैट इज एम्फीबिया। स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट उनकी रहती है और बहुत ज़्यादा चमकीली स्किन आपको उनकी देखने को मिलेगी। रेप्टाइल्स अगेन जो क्रीप और क्रॉल कर सकते हैं। रेप्टाइल में रपेरे का मतलब ही क्या है? क्रीप और क्रॉल करने वाले। एव्स जो उड़ सकते हैं, जिनके पास फेदर्स होते हैं,
ऐसे एनिमल्स, और ममेलिया ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट होती है जस्ट फॉर फीडिंग देयर यंग वंस। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मोलस्का जो है ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, बाकी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स जो हैं ये टेट्रापोड्स हैं, लेकिन रेप्टाइल्स जो हैं वो क्रीप और क्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाय। पानी में जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट हो जाएगा जो उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से आगे ज़रूरी नहीं है, तो वो इवेपोरेट कैसे किया जाता है या लिबरेट कैसे किया जाता है, सॉरी इवेपोरेट नहीं, उसको बाहर कैसे निकाला जाता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ट्रांसपिरेशन। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म थ्रू स्टोमेटा। लीफ के सरफेस पे या जो यंग शूट्स हैं उनके सरफेस पे कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जो गार्ड सेल के थ्रू गार्डेड होते हैं, इनको गार्ड सेल कहेंगे, और बीच में एक स्पेस है जिसको स्टोमा कहा जाता है। तो इस स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर जो है ये लिबरेट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर या गैसियस फॉर्म में इसको लिबरेट किया जाता है। तो ये क्या है? ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन के अलावा यहाँ पर इवेपोरेशन दिया गया है। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन तो कोई पानी है उसका फिजिकल स्टेट से, फिजिकल जो उसकी लिक्विड स्टेट है वहाँ से उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज इवेपोरेशन। और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ट्रांसपिरेशन जो है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर दिया गया है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में ही क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ दौड़ते हैं, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब इसमें किसी तरह की एनर्जी नहीं लग रही है। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी है लोग वहाँ से हटकर कम भीड़ वाली जगह पर जाना पसंद करते हैं। वैसे ही डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस भी होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स कहीं पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं तो वो वहाँ से कोशिश करते हैं कि वो कम भीड़ वाली जगह में या कम कंसंट्रेशन वाली जगह में चले जाएं। तो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफ्यूज़न तो किसी भी गैस का या फिर किसी भी लिक्विड का हो सकता है, फ्रॉम द कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है? सिर्फ लिक्विड का होता है एक तो ऑस्मोसिस, और लिक्विड में भी किसका होगा? जो सॉल्वेंट पार्ट है उसका होगा। अब जो भी बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, जो भी वहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? वाटर होता है। तो ऑस्मोसिस is the diffusion of water from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration through a semi-permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। और डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लगती है। एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जा सकती थी या ऑप्शन दिया जा सकता था जिसको गटेशन कहा जाता है। अब गटेशन क्या होती है? गटेशन भी लॉस ऑफ वाटर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर ऑफ प्लांट, इट इज़ लिबरेटेड आउट बाय। गटेशन अगर होता तो दो ऑप्शन इसके ठीक हो जाते। ट्रांसपिरेशन में ये अगर गैसियस फॉर्म में हो रहा है तो गटेशन में ये लिक्विड फॉर्म में पानी जो है वो लिबरेट आउट होता है। ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होता है, थ्रू स्टोमेटा होता है, और गटेशन जो है वो नाइट में होता है। सुबह उठ के आपको खास पर ओस नज़र आती है। वो ओस क्या है? वो गटेशन से निकला हुआ पानी है। और ये कहाँ से निकलता है? ये लीव्स के टिप्स या मार्जिन से निकलता है, और वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हाइडाथोड्स। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज लिबरेटेड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following does not cause pollution?
कौन सी चीज़ जो है वो इसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी? बर्निंग ऑफ पेट्रोल, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, बर्निंग ऑफ रबर या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, जब पेट्रोल को जलाया जाता है, स्पेसिफिकली जब ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल को यूज़ किया जाता है, तो वो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस को या हाइड्रोकार्बन्स को या पार्शियली ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस है वो उनको लिबरेट करता है। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल से तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, जब हम सन से आ रही एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हमें किसी तरह का पोल्यूशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बर्निंग ऑफ रबर, रबर को जब अगेन बर्न किया जाता है तो बहुत सारी गैसेस जो हैं वो लिबरेट होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज पोल्यूशन। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और उसका कोई हार्म हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि पेट्रोल और रबर जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक बार यूज़ करेंगे ये ख़त्म हो जाते हैं और फिर दोबारा हमें पेट्रोल जो है वो अंडरग्राउंड सोर्सेज से निकालना पड़ता है, रबर को भी हमें डिफरेंट जो रबर सोर्सेज हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज़ बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। वाटर पॉल्यूशन की बात हो रही है, जो इंडस्ट्रीज से वाटर पॉल्यूशन निकलता है, वाटर जो पोल्यूट होता है, उसको चेक करने के लिए कौन सा जो वीड है वो यूजफुल माना गया है। तो पहली बात तो ये कि वीड हैं पार्थेनियम, एलिफेंट ग्रास, वाटर हायसिंथ, ये एक वीड है। ओके। वाटर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए ऐसा वीड हमें देखना पड़ेगा जो पानी में ही ग्रो करता है, वही उसको चेक कर पाएगा। तो पार्थेनियम जो है ये कौन सा है, ये टेरेस्ट्रियल वीड है। कांग्रेस ग्रास या गाजर घास जिसको कहते हैं, ये एक टेरेस्ट्रियल वीड है और बहुत ज़्यादा इस हद तक इसने हमारी ज़मीन को बंजर कर दिया है कि जहाँ पर ये घास उगता है वहाँ पर अब कोई दूसरा जो नेटिव प्लांट है वो ग्रो नहीं करता है। एलिफेंट ग्रास जो है इसको नेपियर ग्रास भी कहा जाता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये हमारे एरिया में हो रहा है एज अ फॉडर। नेपियर ग्रास, इसको फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है खेतों की बीड़ों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको उगाया जाता है। एलिफेंट ग्रास काफ़ी लंबा लंबा घास होता है और जो हमारे पशु हैं उनको ये खाने के लिए दिया जाता है, तो इसको नेपियर ग्रास कहा जाता है। तो ये भी जो है नहीं करेगा। वाटर हायसिंथ जिसको इकॉर्निया क्रिस्पिस कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, इसको जो है चेक वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए यूज़फुल माना गया है और इसको यूज़ किया जाता है। तो वाटर हायसिंथ जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये फाइटो रिमेडिएशन में हेल्प करता है। इसको एज अ फूड, एज अ फॉडर, एज अ कंपोस्ट एंड इवन एज अ बायोगैस भी यूज़ किया जा रहा है और अदरवाइज़ इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। तो जब पानी में से इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तभी वाटर हायसिंथ को जो है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। ये एक एक्वेटिक वीड है और जब ये पानी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करता है। जैसे कि ये जो वाटर वेज हैं, ठीक है, पानी में नदियों के बीच में जो वेज होते हैं बोट्स के लिए, उन वेज को ये ब्लॉक कर देता है, उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है। पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको डिप्लीट कर देता है। अंडरग्राउंड पानी में सोलर एनर्जी को पहुंचने से रोकता है।
वाटर की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। और जब इतनी सारी चीज़ें पानी में रिड्यूस हो रही हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, पानी की क्वालिटी कम हो रही है, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होती है। तो इसी वीड को नहीं, किसी भी वीड से अगर हमें निजात पानी है तो हमें उसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उनको यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो वाटर हाइसिंथ है, इसका एक यूज़ जो है वो हम जानते हैं कि इसको वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए इसको यूज़ में लाया जा सकता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।